हम लोग बेटा पढ़ रहे थे एग्जाम्पल्स ऑफ एडिशन पॉलीमर्स और उसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन, फिर बेटा पढ़ा था हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, दो पढ़ लिए थे। अब बेटा मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, उसका नाम है PTFE। PTFE मतलब पॉली टेट्रा फ्लोरो एथिलीन, पॉली टेट्रा फ्लोरोएथिलीन, और इसे बेटा टेफ्लॉन भी कहते हैं। चाहे तो इसे हम टेफ्लॉन भी कह सकते हैं, इसे टेफ्लॉन भी कहा जाता है। ये ज्यादा पॉपुलर नेम है वैसे। और देखो मोनोमर बनाना तो बहुत आसान है, खाली ये पॉली हटा दो बस। पॉली हटा दिए, जो बाकी बचा वो बेटा मोनोमर हुआ, तो इसका मोनोमर क्या हो गया? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका बेटा जो मोनोमर हुआ वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन हो गया भाई। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का मतलब CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, मोनोमर है। ठीक है ना? पॉलीमराइजेशन कराना तो बेटा बहुत ही ज्यादा आसान है। ये आपने CF2 डबल बॉन्ड CF2 के मॉलिक्यूल लिए N, एडिशन पॉलीमराइजेशन होना ना, फ्री रेडिकल से करा सकते हो। होगा क्या? खाली सिंगल बॉन्ड तोड़ दे रहे, आपने सिंगल बॉन्ड ब्रेक कर दिए, सॉरी ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिए, वहां सिंगल बॉन्ड कर दो, होल एन कर दो, बस। यही टेफ्लॉन है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन यही है। इसकी बेटा खासियत होती है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन की एक खासियत क्या होती है, प्रॉपर्टीज की बात करूं अगर, ये बेटा केमिकली इनर्ट होता है। ये जो होता है केमिकली इनर्ट होता है और थर्मली स्टेबल होता है, मतलब काफी हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त भी कर सकता है। थर्मली स्टेबल का मतलब है 300-400 सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी बियर कर सकता है। केमिकली इनर्ट होने की वजह से, केमिकली इनर्ट होने की वजह से लेबोरेटरी में जो केमिकल्स होते हैं, जो हाईली रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं, वो इसी टेफ्लॉन की बॉटल्स बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स बनाई जाती हैं, कंटेनर्स बनाए जाते हैं, उसमें रखते हैं बेटा। और थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से हीट को जल्दी एब्जॉर्ब भी कर लेता है। तो जो नॉन स्टिक यूटेंसिल्स होते हैं उसके ऊपर इनकी कोटिंग किया, नाम सुना होगा नॉन स्टिक बर्तन पे जो काला काला लेयर चढ़ा होता है, वो किसका होता है? टेफ्लॉन का होता है ना? तो ये केमिकली इनर्ट होते हैं और थर्मली स्टेबल होते हैं। इसका मतलब इनके अगर हम यूज के बारे में बात करें, यूज टू स्टोर केमिकल्स, ये बेटा केमिकल्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप लैब में कभी गए होंगे, इंटरमीडिएट में तुमने प्रैक्टिकल किए होंगे, तो जो तुम्हारी रैक रही होगी उसमें सारे रिएजेंट, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, ये वो है ना, वो सब किसमें रखे होंगे? ग्लास की बोतल में, कांच की बोतल में रखे होंगे। लेकिन भाई साहब एक ऐसा केमिकल होगा जो प्लास्टिक की बोतल में रखा होगा, वो प्लास्टिक नहीं, वो टेफ्लॉन की बोतल रही होगी और वो कंपाउंड रहा होगा NaOH। कंपाउंड क्या रहा होगा? NaOH, क्योंकि वो जो NaOH कंपाउंड होता है ना, वो ग्लास के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को ग्लास में नहीं रखते हैं, उसको प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं। और नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल में रखोगे तो केमिकली इनर्ट तो होती नहीं, लेकिन ये केमिकली इनर्ट होती है। तो NaOH रखना है, ब्रोमीन वाटर रखना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 रखना है, कुछ भी रखना है, एक्वारेजिया तक रखना है आपको, तो आप उसको टेफ्लॉन की बोतल में रख सकते हो, है ना। नॉन स्टिक बर्तन में क्या होता है? कोटिंग की जाती है, कोटिंग ओवर नॉन, है ना, स्टिक यूटेंसिल्स। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उनके अंदर देखा होगा कोटिंग की जाती है ताकि हीट को जल्दी एब्जॉर्ब कर लें, और केमिकली इनर्ट भी रहते हैं, उसमें कोई चिपकता वगैरह भी नहीं, क्योंकि केमिकली इनर्ट है ना वो। ये दो इसकी खास बातें थी, और कोई खास बात तो है नहीं इसमें। तो टेफ्लॉन जो इसकी बॉटल्स बनाई जाती हैं, और बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं। जो वायर होता है उसके ऊपर की कवरिंग भी बना सकते हैं टेफ्लॉन की। वायर्स जो होते हैं उनके ऊपर की जो कवरिंग होती है वो हालांकि एथिलीन की भी बना सकते हैं, पॉलीथिलीन की भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी भी बना सकते हैं, इसकी टेफ्लॉन की बना सकते हैं। तो ये बेटा PTFE जो है, ये अगला पॉलीमर हो गया। अब बेटा हम बात करते हैं नेक्स्ट एडिशन पॉलीमर की। अगला बेटा एडिशन पॉलीमर जो हम लेने जा रहे हैं, अगला एडिशन पॉलीमर जो हम लेने जा रहे हैं उसका नाम है
बहुत सारे हैं तो कोई भी ले सकते हैं। चलो ले लेते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली, अच्छा नाम के आगे से पॉली हटा दो तो जो बचेगा वो अपने आप क्या हो जाएगा, मोनोमर हो जाएगा। तो अगला बेटा फोर्थ ले रहा हूं जो मैं, उसका नाम हो जाएगा पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉली विनाइल क्लोराइड क्या बोलते हैं इसे, पॉली विनाइल क्लोराइड। थोड़ा ज्यादा कपड़ा गीला था ना। पॉली विनाइल क्लोराइड। और इसको बेटा शॉर्ट में पीवीसी कहा करते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज बेटा यही है, पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है यही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज है। अच्छा पॉली हटा तो इसका मोनोमर क्या होगा यार, पॉली हटा देंगे तो इसका मोनोमर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड होगा। और क्या इसका मोनोमर विनाइल क्लोराइड होगा, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये विनाइल है, क्लोराइड हो गया। और पॉलीमर बनाना तो यार बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ है थोड़ी। तुमको मैंने क्या बताया, देन मॉलिक्यूल लो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर दो, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड कर दिया, डैश कर दिया, होल इन कर दिया, बस यही पीवीसी है। ऐसा बना करके भी पूछ सकता है इस पॉलीमर का नाम बताओ, ये पीवीसी बन गया। और इसके यूजेस क्या होते हैं बेटा, पीवीसी के इलेक्ट्रिकल पाइप्स बनते हैं। अरे घर में जो कुछ भी देख रहे हो ज्यादातर पीवीसी का है। इलेक्ट्रिकल पाइप बनते हैं, बिजली के स्विचेस बनते हैं, है ना, पानी वाले वाटर वाले जो पाइप्स बनते हैं, वाटर पाइप्स जो होते हैं वो भी जो भी घर में देखा होगा पानी वाले पाइप है ना पड़े होते हैं, या बिजली वाले पाइप पड़े होते हैं, वो सब चीजें पीवीसी की बनती हैं। आजकल तो लोग क्या करते हैं, अपने घरों में पैनल्स लगाते हैं, पीवीसी पैनल्स बनाए जाते हैं, जैसे वॉलपेपर लगते हैं ना वैसे पीवीसी का अलग अलग डिजाइन में लगा के दीवार में लगा देते हैं, तो नमी वगैरह नहीं आती, तो पीवीसी पैनल्स बनाते हैं उसके। इसका इस्तेमाल तो तुम जानते हो, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला यही है, पीवीसी। अगला बता दू यहीं पर, अगला बेटा है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, शॉर्ट में इसे बेटा बोलते हैं PAN। पॉली एक्राइलोनाइट्राइल को शॉर्ट में PAN कहते हैं। इसे कभी ऑर्लॉन भी कहते हैं, क्योंकि ऑर्लॉन के धागे बनाए जाते हैं इसे बेटा ऑर्लॉन भी कहा जाता है। कभी कभी इसे एक्रिलॉन भी कहते हैं, ACRILAN, एक्रिलैन। तो चाहे आप पॉली एक्राइलोनाइट्राइल बोलो, चाहे ऑर्लॉन बोलो, चाहे एक्रिलॉन बोलो, बात एक ही है। पॉली हटा दिए, जो बचा वो क्या है, एक्राइलोनाइट्राइल। और बेटा एक्राइलोनाइट्राइल कुछ नहीं, विनाइल साइनाइड होता है। विनाइल साइनाइड को ही एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। ये विनाइल साइनाइड जो है इसे ही एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। लेकिन पॉलीविनाइल साइनाइड मत बोलना, क्योंकि पॉलीविनाइल साइनाइड बोलोगे तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म पीवीसी बन जाएगा, इसलिए ये नाम बोला गया है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। इट इज द पॉलीमर ऑफ विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल। इसके एन मॉलिक्यूल लो, जैसे ऊपर बनाया है पीवीसी वैसे यहां बना लो, खाली यहां CN कर देना है, बस होल एन। काम बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पीवीसी का होता है। पीवीसी के एक सीट बनती है, धागे वगैरह नहीं बनते, तो इसके क्या होते हैं, ये ऑर्लॉन के या एक्रिलॉन के ऊल लाइक, जैसे ऊन होती है ना, ऊल लाइक होजरी बनती है इससे। ऊल लाइक जो होजरी वाले कपड़े होते हैं ना, देखा होगा जाड़ों में लोग पहनते हैं होजरी वाले कपड़े भी, गर्मियों में पहन सकते हैं। ऐसा नहीं, होजरी का मतलब ये नहीं होता कि खाली ऊलन कपड़े होंगे, लेकिन दिखने में ऊल जैसा होता है ना। ऊल लाइक होजरी बनते हैं, इसके धागे बनते हैं, फाइबर्स बनते हैं, उन्हें ऑर्लॉन या एक्रिलॉन भी कहते हैं। और भी बाकी यूज जो है इसकी तरीके हो सकते हैं, पॉलीविनाइल साइनाइड के तरीके के हो सकते हैं। तो ये बेटा एक पॉलीमर और आपने पढ़ लिया, पॉलीविनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड कैसे बनता है, एसिटिलीन में HCN जोड़ दो, एल्काइन में आप HCN जोड़ो, विनाइल साइनाइड बनेगा। और विनाइल साइनाइड को आगे देखो कई बार यहां से स्टार्ट कराएगा, लेकर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां लिख देगा HCN, Hg आयन और H आयन की प्रेजेंस में भी ले सकते हो, कैटलिस्ट लगा सकते हैं, ठीक है ना, वाटर नहीं है लेकिन। तो क्या बन जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CHCN,
अभी विनाइल साइनाइड का पॉलीमरेशन करा दोगे वो बन जाएगा। तो आपको कई बार रिएक्शन पीछे से भी स्टार्ट करेगा, मतलब पिछले कंपाउंड से भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये बेटा आपने पढ़ लिया पॉलीविनाइल क्लोराइड और एक्राइलोनाइट्राइल। विनाइल साइनाइड का ही दूसरा नाम होता है एक्राइलोनाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल का सिंबल होता है कैपिटल एन। इसको सिंबल बेटा कैपिटल एन देते हैं हम लोग। एक आपने और पढ़ लिया, ठीक है ना, एक पॉलीमर आपने और पढ़ लिया। अब बेटा 5 हो गया, अब लेते हैं 6। अब मैं ले रहा हूं पॉलीस्टाइरीन। अच्छा, स्टाइरीन जानते हो क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है। स्टाइरीन जो होता है ना वो बेटा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन रिंग भी इसमें आती है। पॉलीक्राइलोनाइट्राइल में बेंजीन रिंग भी आती है। जैसे इसमें पॉलीस्टाइरीन में ये लिखा हमने पॉली स्टाइरीन। मोनोमर बताओ। अब स्टाइरीन पॉली हटा दिया करो यार, पॉली हटाया मोनोमर क्या बन गया? स्टाइरीन। और स्टाइरीन भाई साहब क्या होता है? बेंजीन रिंग होती है, ऊपर CS डबल बॉन्ड CS लगा दो और क्या, इसे स्टाइरीन कहते हैं। और अगर इसको बेटा हम पॉलीमराइज कराएं तो इन मॉलिक्यूल लीजिए, ऐसे पॉलीमराइज हो जाएगा। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डबल बॉन्ड हटा दिया करो, बस सिंगल बॉन्ड कर दो, होल इन कर दो, बन गया। ये भी होमोपॉलीमर है, ये भी बेटा क्या है? होमोपॉलीमर है, पॉलीस्टाइरीन है। हालांकि ये पॉलीस्टाइरीन रबर की क्वालिटी में आती है। पॉलीस्टाइरीन जो होता है वो रबर की वैरायटी में रखा गया है। ऐसे PVC है, पॉलीक्राइलोनाइट्राइल है, LDP था, SDP था, वो सब प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये प्लास्टिक की कैटेगरी में, इसको रबर की कैटेगरी में रखा जाता है ना। अब इसकी मेनली बेटा क्या बनती है? बॉटल्स बनती हैं। इसकी पानी रखने वाली भी बॉटल्स बनती हैं, और बच्चों की जो दूध वाली बॉटल्स होती है ना, जिनमें मिल्क बॉटल्स होती हैं, वो भी बनती है। मेनली इसकी बॉटल्स बनती हैं। और ऐसे तो बहुत सारा सामान बना सकते हैं, प्लास्टिक है ही है ना। इसके टॉयज भी बना सकते हैं बच्चों के, इससे ज्यादा पूछता नहीं है। बच्चों के टॉयज वाला भी बना सकते हैं, बॉटल्स भी बना सकते हैं। थोड़ा बहुत टायर बनाने में भी इस्तेमाल होता है, टायर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। और ये कई और कंपाउंड के साथ में कई पॉलीमर बनाने में भी इस्तेमाल होता है। ये बात करेंगे ब्यूनाइस रबर SBR लेंगे तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, पॉलीस्टाइरीन का। कुछ रबर बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना। चलो कह रहे, तो ये स्टाइरीन हो गया बेटा। नंबर 7 यहां ले लेते हैं। ये सब वो पॉलीमर ले रहे हैं जो एडिशन पॉलीमर्स में आते हैं। ऐसे आप प्रोपीन लोगे तो पॉलीप्रोपीन बन जाएगा, ब्यूटीन लोगे तो पॉलीब्यूटीन बन जाएगा, एथीन लोगे तो पॉलीएथीन बन जाएगा। सारे बताए नहीं जाते हैं, जो मेन है वो बताते हैं। याद रखना, ये मिल्क बॉटल्स और नॉर्मल जो पानी पीने वाली होती है बॉटल्स, उसमें इस्तेमाल करते हैं, टॉयज में और टायर्स में भी इस्तेमाल करते हैं। अगला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका बेटा नाम है ब्यूना एस रबर। उसका बेटा नाम है ब्यूना एस रबर। हम जानबूझ के इसके बाद ले रहे हैं क्योंकि एस का मतलब यहां पे स्टाइरीन से है। ब्यूना एस रबर को बेटा SBR भी कहते हैं शॉर्ट में। ब्यूना एस रबर जो होती है इसे SBR भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें है क्या? BU का मतलब यहाँ पे क्या है? ब्यूटाडाइन। यहाँ ब्यूटा, इसका मतलब क्या है? ब्यूटा 1,3 डाइइन। ब्यूटा 1,3 डाइइन है। Na का बेटा मतलब यहाँ पर है सोडियम। यहाँ पे Na का मतलब है सोडियम, क्योंकि सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब इसका बेटा मतलब यहाँ पर है स्टाइरीन। और आपको बता दें, जब आप ब्यूनाइस रबर बनाओगे, मतलब ये एक तरह की सिंथेटिक रबर हो गई। जब आप ब्यूनाइस रबर, मतलब एक तो नेचुरल रबर होती है, अभी इसके बाद पढ़ेंगे। ब्यूनाइस रबर जो होती है ना, ये सिंथेटिक रबर है। और इसका इस्तेमाल जैसे जहां कहीं भी रबर की तरह करना चाहो कर सकते हो। ये सुपीरियर क्वालिटी की रबर मानी जाती है। ये जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होती है, इस पे ज्यादा एब्रेशन का, रगड़ का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है ना। ये ब्यूनाइस रबर जो होती है, इसका इस्तेमाल भी टायर बनाने में कर सकते हो। जैसे जहां चाहो वैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप ज्यादा इसके इस्तेमाल के चक्कर में मत पड़ो, खाली मेन कंपोनेंट याद रखो। ब्यूटाडाइन बेटा ऐसा होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH। ये ब्यूटा 1,3 डाइन होता है, इसके 3 मॉलिक्यूल लोगे।
और आप ये क्या लोगे बेटा, स्टाइरिन लोगे। ये बेटा क्या ले लिया मैंने, स्टाइरिन। ये 1 मॉलिक्यूल लोगे, इसका मतलब इसमें रेशियो 3:1 लेते हैं। ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन में बेटा रेशियो जो होता है वो बस क्या होता है, 1:3 का होता है। 3 मॉलिक्यूल हम ब्यूटाडाइन के लेंगे और 1 मॉलिक्यूल स्टाइरिन का लेंगे और आपस में पॉलीमराइज करा देंगे। सोडियम लगा के आप पॉलीमराइज करा दोगे। अब तुम कहोगे क्या 3 मॉलिक्यूल आप लिख के दिखाओगे? हम लिख के दिखा भी सकते हैं, ऐसा क्या, हम चाहें तो लिख के दिखा भी सकते हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2 पहला मॉलिक्यूल, फिर दूसरा मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2। यहीं पे हमने बेटा तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2, 3 मॉलिक्यूल ले लिए। और हमने 1 मॉलिक्यूल किसका ले लिया बेटा, स्टाइरिन का ले लिया। 1 मॉलिक्यूल मैंने ऐसे स्टाइरिन का ले लिया। अब आपको करना क्या, जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड कर दो, जहां सिंगल बॉन्ड वहां डबल कर दो, यहां डैश कर दो। जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड, और जहां सिंगल बॉन्ड वहां डबल, यहां डैश कर दो। डैश का मतलब बॉन्ड बन ही जाएगा। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां सिंगल कर दो, यहां डबल है सिंगल कर दो, जहां सिंगल था वहां डबल कर दो। ये डैश है आपस में जुड़ जाएगा। जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल कर दो, यहां डैश कर दो, अपने आप बॉन्ड बन गया। यहाँ पे डैश अपने आप हो जाएगा, होल N। रेशियो लेकिन 3:1 रहेगा, होल N। 3 मॉलिक्यूल आपने लिए ब्यूटा 1,3-डाइन के, अब 1 मॉलिक्यूल आपने लिया स्टाइरिन का। ऐसा बना के भी पूछ सकता है ना। तो देखो 1 मॉलिक्यूल तो ये 4 कार्बन का 1 मॉलिक्यूल, 4 कार्बन का दूसरा मॉलिक्यूल, 4 कार्बन का तीसरा मॉलिक्यूल, ये ब्यूटा 1,3-डाइन के 3 मॉलिक्यूल हो गए। अब 1 मॉलिक्यूल स्टाइरिन का हो गया, तो रेशियो 3:1 होता है बेटा। ब्यूनास रबर में रेशियो जो होता है वो 3:1 होता है। एक खास बात होती है, नोट कर लिए। और ज्यादा इस्तेमाल में नहीं, इसका इस्तेमाल भी टायर बनाने में होता है। ये भी, इससे भी बॉटल्स वाला बनाई जा सकती हैं। जितनी भी रबर टाइप की चीजें, ये भी सब रबर वाली वैरायटी पे आ गए। जितनी भी रबर होती है सबका इस्तेमाल एक ही जैसा होता है। और क्या, बोतल के ढक्कन बनाने में करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में सील्स बनती हैं, प्लास्टिक की सील आती है ना, उनको लगा देते हैं ताकि वहां से कोई चीज लीक ना करे। कभी कभी पाइप बनाए जा सकते हैं इसके, है ना, इस तरह की चीजें बनती हैं। तो ये ब्यूनास रबर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 था ना। एग्जाम्पल नंबर 7 बेटा है ब्यूना एन रबर। ब्यूना एन रबर, इसे सिंपली ब्यूना एन ही कहते हैं, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। यहां पे बेटा BU का मतलब वही है, ब्यूटा 1,3-डाइन। ब्यूटा 1,3-डाइन ही है। Na का मतलब भी वही सोडियम है। Na का मतलब भी यहां पर सोडियम है। और यहां पर N का मतलब है एक्राइलोनाइट्राइल। मैंने अभी आपको 10 मिनट पहले बताया था कि एक्राइलोनाइट्राइल को ही N से दिखाते हैं, विनाइल साइनाइड मतलब। तो यहां पर जहां पे स्टाइरीन है उसकी जगह पे हम क्या कर दें, विनाइल साइनाइड कर दें। मतलब आप ये ब्यूटा 1,3-डाइन लो, इसमें कोई रेशियो नहीं है। आप ये ब्यूटा 1,3-डाइन लो और आप साथ में स्टाइरीन ले लो। ठीक है ना। अब इसको जब बनाना होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हटा के सिंगल कर देंगे, यहाँ सिंगल कर देंगे, यहाँ डबल कर देंगे, यहाँ सिंगल कर देंगे, होल इन कर देंगे। तो इसका मतलब बोलते भी नहीं तुम, विनाइल साइनाइड मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHCN। अब वो तो इस लिहाज बन जाएगा ना। फिर इसे क्या बोलते हैं, ब्यूटा 1,3-डाइन लिया और ये विनाइल साइनाइड लिया। विनाइल साइनाइड को ही क्या बोलते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल कर देना, यहाँ डैश कर देना, यहाँ डबल है, यहाँ सिंगल कर देना, यहाँ डैश कर देना, डबल बॉन्ड आके यहाँ पे डैश कर देना, यहाँ डैश कर देना, और यहाँ डबल बॉन्ड डाल देना, तो यहाँ डैश नहीं आएगा। मतलब कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड तो यहाँ डबल कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड था यहाँ सिंगल कर दिया, यहाँ डबल बॉन्ड था यहाँ सिंगल कर दिया, आपस में जोड़ भी दिया। ये CS था, आगे CN था, होल इन तो बन गया। 1 मिनट से भी कम समय तो बनाने में लगता है। तो बेटा अगर आपसे पूछेगा ब्यूना एस रबर क्या है, तो ब्यूटाडाइन और स्टाइरीन। पूछेगा ब्यूना एन रबर क्या है, तो ब्यूटाडाइन और एक्राइलोनाइट्राइल होता है। ध्यान रखना बेटा, ब्यूना एन रबर जो है एक्राइलोनाइट्राइल होता है। BUNAN बोलते हैं, इनका मतलब है एक्राइलोनाइट्राइल। तो ये एक और आपने पढ़ लिया।
अब रबर की बात जब हो ही रही है तो बेटा आप सबसे इंपॉर्टेंट रबर ले लेते हैं, उसका नाम है नेचुरल रबर, है ना, उसका नाम है नेचुरल रबर। फिर हम आएंगे सिंथेटिक रबर पर। देखो नंबर 8, अब हमने लिया बेटा नेचुरल रबर। नेचुरल रबर को पॉली आइसोप्रीन, पॉली सिस आइसोप्रीन भी कहते हैं, पॉली सिस आइसोप्रीन कहते हैं बेटा इसे। नेचुरल रबर को पॉली सिस आइसोप्रीन कहते हैं। तो भाई साहब मुझे ये बता दो इसका मोनोमर क्या हो गया? अरे यार इसका मोनोमर क्या हो गया? सिस आइसोप्रीन हो गया। इसका मोनोमर जो है वो सिस आइसोप्रीन हो गया, सिस आइसोप्रीन। और ये होता क्या है? 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन होता है बेटा, ये 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? आइसोप्रीन। इस सिंपल नाम क्या होता है उसका? आइसोप्रीन। आईयूपीएसी नेम तो वो लिखा हुआ है। और हमने कौन सा फॉर्म लिया? सिस, मतलब सारे डबल बॉन्ड सेम साइड में होंगे। जैसे मान लो बेटा आपसे मैंने कह दिया ये लिखा है CH2, ठीक है ना, यहां डबल बॉन्ड है, ये लिखा हुआ है CH, यहां लिखा है CH, और ये डबल बॉन्ड CH2 है, दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड में है, तो इसे बोलेंगे सिस आइसोप्रीन। लेकिन 2 पे मिथाइल लगाना है ना, तो इस दूसरे कार्बन के H को हटा के आपने बेटा ये मिथाइल लगा दिया। चलो नीचे लगा लेते हैं, ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। तो 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन हो गया। तो पूछेगा नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो सिस आइसोप्रीन का होता है। ट्रांस मत ले लेना, ट्रांस तो ये हुआ। अगर हम बेटा ट्रांस बनाएंगे तो ऐसा मॉलिक्यूल हो जाएगा, फिर ना ट्रांस बनाएंगे तो कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल हो जाएगा। दोनों डबल बॉन्ड जो होंगे अपोजिट साइड में आएंगे, तो ये ट्रांस आइसोप्रीन है। ये इसका लेकिन पॉलीमर नेचुरल रबर नहीं होता, इसका पॉलीमर दूसरा होता है। अभी नाम बताते हैं, रुक जाओ। ये हमने सिस आइसोप्रीन का एक मॉलिक्यूल लिया, चलो एक और ले लेते हैं। आपने सिस आइसोप्रीन का ये बेटा दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, सिस आइसोप्रीन का दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, फिर आपने सिस आइसोप्रीन का तीसरा मॉलिक्यूल ले लिया, ऐसे आपने बहुत सारे मॉलिक्यूल ले लिए। ये सब सिस आइसोप्रीन है। 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन ही तो है बेटा, 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन ही सब है। अब खाली आपको इनको यार आपस में जोड़ना ही तो है, और क्या करना है? देखो डबल बॉन्ड हटाया, यहां डैश कर दिया, डबल बॉन्ड हटाया, यहां डैश कर दिया, यहां डबल बॉन्ड ले आए। सिंगल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, डबल बॉन्ड हटाओ, सिंगल बॉन्ड कर दो, यहां डबल बॉन्ड हटाया, डबल बॉन्ड हटाया, यहां डबल बॉन्ड कर दिया, सिंगल। यहां पे डबल बॉन्ड हटाया, ये डबल बॉन्ड हटाया, यहां पे कर दिया। अब यहां पे डैश है तो जाहिर सी बात इसको इससे जोड़ दो, इसको बेटा इससे जोड़ दो, ऐसे हजारों मॉलिक्यूल आपस में जोड़ते जाओगे, होल इन कर दो, ये पूरी एक लॉन्ग चेन बन जाएगी। ये पूरी बेटा जो होगी वो लॉन्ग चेन बन जाएगी। सारे डबल बॉन्ड सेम साइड में आ रहे हैं बेटा, सारे डबल बॉन्ड जो है वो सेम साइड में आ रहे हैं। तो देखो नेचुरल रबर की कुछ खराबी होती है। नेचुरल रबर की कमियां क्या होती है? इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। नेचुरल रबर जो होती है सॉफ्ट होती है, इलास्टिक होती है, ठीक है ना। नेचुरल रबर के अंदर सॉफ्टनेस होती है, इलास्टिसिटी भी होती है। नेचुरल रबर जो होता है उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाता है। एरियल ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, मतलब एयर में अपने आप रखे रखे ऑक्सीडाइज हो जाती है। ये सब इसकी कमियां हैं, ठीक है ना। ये सब क्यों है वो उसका रीजन है। ऐसे एनसीईआरटी का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसने ऐसे क्वेश्चन पूछा, हाउ डज द डबल बॉन्ड्स इन नेचुरल रबर अफेक्ट इट्स प्रॉपर्टीज। नेचुरल रबर में जो डबल बॉन्ड्स होते हैं वो उसकी प्रॉपर्टीज को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं। तो देखो बेटा एक बात बता दें, इसमें कोई बॉन्ड पोलर तो है नहीं, तो इसका मतलब नेचुरल रबर में केवल वंडरवाल फोर्स होते हैं, और वंडरवाल फोर्स भी केवल वीक वाले होते हैं। वंडरवाल फोर्स जो होते हैं वो भी वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं, और सारे बॉन्ड की पोजीशन सिस है।
तो ये जो पॉलीमर की चेन है अपने पास दूसरी पॉलीमर की चेन को आने से रोकती, रिपल्सन होता है ना। द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स इज इन सच अ वे दैट इट डू नॉट अलाउ या इट डज नॉट अलाउ द अदर चेन टू कम क्लोजर टू इट। मतलब ये पॉलीमर की चेन अब दूसरी चेन को अपने क्लोज नहीं आने देती है, ड्यू टू सिस अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड, सिस अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड्स पॉलीमर चेन डू नॉट अलाउ, पॉलीमर चेन डू नॉट अलाउ other chains to come closer। ये खास बात है। ये जो डबल बॉन्ड सब सेम साइड में होते हैं ना, तो इनकी वजह से वंडर वाल फोर्स तो बहुत वीक होता है, क्योंकि ये तो हमेशा वंडर वाल फोर्स कौन सा होगा, इंड्यूस डाइपोल वंडर वाल फोर्स होता है, बहुत वीक फोर्स होता है, वो लेंडर फोर्सेस भी कहते हैं। और बेटा जब ये जो डबल बॉन्ड सब एक ही तरफ हैं, तो जब इनके पास कोई पॉलीमर की चेन आएगी तो ये डबल बॉन्ड उस दूसरे चेन को रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब ये जो डबल बॉन्ड की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है कि दूसरी चेन इनके क्लोज नहीं आ पाती है। तो जब क्लोज नहीं आ पाएगी तो इनकी पैकिंग क्या होगी, काफी लूज होगी। पैकिंग जो होगी चेन्स की वो काफी बेटा लूज पैकिंग होगी, और जब लूज पैकिंग होगी तो जाहिर सी बात इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह लो होंगे, इलास्टिसिटी अपने आप हाई हो जाएगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ अपने आप कम हो जाएगी। कुछ बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? क्वेश्चन आ सकता है बेटा, दिल्ली दूर नहीं है, 13 सितंबर दूर नहीं है, मेंस वाले एग्जाम तो आजकल हो ही रहे हैं, हो सकता आप भी जाए, अभी आज पढ़ के जाओ कल एग्जाम में आ जाए। इसका मतलब आपसे पूछेगा जो नेचुरल रबर में डबल बॉन्ड्स की पोजीशन होती हैं वो कैसे उसकी प्रॉपर्टी को इफेक्ट करती हैं, तो उसमें यही बताओगे कि नेचुरल रबर में सारे डबल बॉन्ड्स इस पोजीशन पे होते हैं, और इस पोजीशन होने की वजह से उनमें वंडर वाल फोर्सेस काफी वीक होते हैं, और जब उनके पास कोई पॉलीमर की चेन आती है तो उसको बहुत क्लोज नहीं आने देती है, डू नॉट अलाउ द सेकेंड पॉलीमर चेन टू कम क्लोजर, अपने पास नहीं आने देती, क्योंकि रिपल्सन फील करती हो। तो रिपल्सन फील करेगी तो पैकिंग क्या होगी, काफी वीक होगी, और जब पैकिंग वीक होगी नेचुरल रबर की तो उसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, इलास्टिसिटी आ जाएगी वगैरह वगैरह। हाई प्रेशर को बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है ये, जल्दी रगड़ भी लग जाती है, एब्रेशन भी आ जाते हैं, ये सब नेचुरल रबर के एक तरह से डिफेक्ट है। लेकिन अगर बेटा ये ट्रांस आइसोप्रीन ले लो तो नेचुरल रबर का नाम क्या हो गया, पॉलीसिस आइसोप्रीन या पॉली 2 मिथाइल ब्यूटावन-3 डाइन भी तो कह सकते हो, या इसके नाम के आगे पॉली लगा देना। लेकिन अगर आप ये ट्रांस आइसोप्रीन लोगे तो इसका अगर आप पॉलीमर बनाओगे तो उसे बेटा नाम देते हैं गटा पर्चा, उस पॉलीमर का नाम देते हैं गटा पर्चा, GUTTAPERCHA। इसका मतलब ट्रांस आइसोप्रीन जो होती है 2 मिथाइल ब्यूटावन-3 डाइन का, 2 मिथाइल ब्यूटावन-3 डाइन का जो ट्रांस आइसोमर होता है उसे बेटा गटा पर्चा कहते हैं। और जाहिर सी बात है ये चूंकि ट्रांस है डबल बॉन्ड तो इसमें इनकी पैकिंग काफी क्लोज होती है, तो ये इससे इसका मतलब गटा पर्चा जो होता है वो नेचुरल रबर से सुपीरियर होता है, ये अपने आप नहीं बनता है, ये सिंथेटिक होता है। ये जो गटा पर्चा है वो नेचुरल रबर के कंपेरिजन में बहुत ही सुपीरियर वैरायटी का होता है, उतना सॉफ्ट भी नहीं होगा, उतना इलास्टिक भी नहीं होगा, पैकिंग अच्छी होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट काफी लो होंगे, हाई होंगे, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी थोड़ी ज्यादा होगी। डबल बॉन्ड चूंकि ट्रांस पोजीशन पे, आपको मालूम है ट्रांस मॉलिक्यूल की पैकिंग काफी क्लोज होती है, ट्रांस मॉलिक्यूल के मेल्टिंग पॉइंट भी आपको पता है काफी ज्यादा होते हैं, समझ गए होगे तुम। तो इसका मतलब अगर पूछता गटा पर्चा क्या है तो ट्रांस आइसोप्रीन का पॉलीमर होता है, इसका नाम हो जाएगा पॉली ट्रांस आइसोप्रीन। पॉली लगा लिया करो बस, और क्या। तो ये बेटा नेचुरल रबर हो गया, 8वां पॉलीमर ले रहे थे हम। अब बेटा हम लेते हैं पॉली 2-क्लोरो ब्यूटावन-3 डाइन, पॉली 2-क्लोरो ब्यूटावन-3 डाइन, या उससे बेटा हम लोग कई बार नियोप्रीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? नियोप्रीन भी कहते हैं। 9th
उसे सिंथेटिक रबर भी कहते हैं, नियोप्रीन भी कहते हैं। ये लिखा बेटा हमने नियोप्रीन, ये नियोप्रीन है। ये क्या होती है बेटा, इसे सिंथेटिक रबर भी कहते हैं वैसे, और इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, इसके यूजेस पे क्वेश्चन बेटा आ चुका है। इसका मोनोमर जानते हो क्या होता है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन होता है। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। कई बार ये भी पूछता है बनता कैसे, जरा देखो। ये बेटा हमने एसिटिलीन के चलो अच्छा 2 मॉलिक्यूल लिए एथाइन के, अब इनको अगर हम अमोनियम क्लोराइड और CuCl की प्रेजेंस में हीट करें तो कई बार आपसे पूछता क्या बनेगा, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं बेटा, और जुड़ने के बाद कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। जुड़ने के बाद बेटा जो होता है वो कुछ इस तरह का कंपाउंड बनता है। अब इसमें आप जरा HCl का मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, इसमें आप क्या करेंगे, HCl का मॉलिक्यूल जोड़ दोगे, इस तरह का मॉलिक्यूल बनता है, इसमें आप HCl का मॉलिक्यूल जोड़ दोगे। अब तुमको यहां वैलेंसी पूरी नहीं तो CH2 कर लो। अब क्या होगा बेटा, इसमें HCl आप जोड़िए, तो HCl जोड़ोगे तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ही टूटा है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, इसे CL जोड़ दो, यहाँ 1 जोड़ दो, तो बेटा ऐसा कुछ हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CHCl और ये डबल बॉन्ड CH2। यही भाई साहब क्या है, 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन है। 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन, यही तो हुआ। अब इस कंपाउंड का नाम होता है विनाइल एसिटिलीन। देखो इसे क्या बोलते हैं, एसिटिलीन, ये एसिटाइलिन, और CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या बेटा बोलते हैं, विनाइल, तो इसे विनाइल एसिटिलीन कहते हैं। तो विनाइल एसिटिलीन में जब HCl जोड़ोगे तो 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन बनेगा, और जब इसको बेटा पॉलीमराइज करोगे तो ये सिंथेटिक रबर बनती है। जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल कर देंगे, डैश कर देंगे, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल कर देंगे बेटा, ऐसे कर देंगे, फिर यहां डैश कर देंगे, होल इन कर देंगे। यही क्या है, नियोप्रीन है या सिंथेटिक रबर है। तो जहां पर 2 मिथाइल था वहां पे मैंने 2 क्लोरो कर दिया, 2 मिथाइल की जगह पे 2 क्लोरो कर देंगे तो वही बेटा क्या हो जाएगा, सिंथेटिक रबर हो जाएगी। फिर वो अब आपसे पूछेगा ये नियोप्रीन नेचुरल रबर से क्यों सुपीरियर है। ज्यादातर मामलों में सुपीरियर है, सुपीरियर देन नेचुरल रबर। पूछेगा ये जो सिंथेटिक रबर है वो नेचुरल रबर के कंपेरिजन में क्यों ज्यादा बढ़िया मानी जाती है। उसका बेटा रीजन है बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बेटा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती है। इसके अलावा इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, और आपने पढ़ा था नेचुरल रबर जो होती है वो ऑक्सीडेशन से बहुत जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता था। इट इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, जल्दी इसका बेटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये थोड़ी हार्ड भी होती है, लेस इलास्टिक होती है, समझ जाओ बाकी प्रॉपर्टी नेचुरल रबर से सुपीरियर ही होती हैं। और इसका इस्तेमाल जानते हो कि बहुत ज्यादा केमिकली इनर्ट भी होता है, सॉल्युबल नहीं होता है ना, ये काफी कुछ केमिकली इनर्ट भी होता है, जैसे कि टेफ्लॉन था। इसीलिए जैसे पेट्रोल पंप पे एक बार क्वेश्चन आ चुका है 2015-16 में, पेट्रोल पंप पे जो पाइप्स होते हैं जिनसे पेट्रोल भरा जाता है, देखा होगा ब्लैक कलर का पाइप होता है जो आपके जो है पेट्रोल टैंक में, स्कूटर मोटरसाइकिल कार के पेट्रोल टैंक में डालता है ना। तो आगे वाला पार्ट तो स्टील का होता है, लेकिन पिछला पार्ट पूरा जो पाइप होता है वो ब्लैक कलर का, वो इसी का बना होता है, नियोप्रीन का। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उस रबर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसका मतलब इसका जो यूज है
वो बेटा क्या करते हैं, पेट्रोल होसेस बनते हैं या पेट्रोल जो है पाइप्स बनाए जाते हैं, केरोसिन या पेट्रोल के को पास करने के लिए पाइप्स बनाए जाते हैं। या जहां कहीं भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रखना होगा, टू स्टोर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसके लिए भी आप चाहें तो नियोप्रीन या सिंथेटिक रबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आसानी से ऑक्सीडाइज भी नहीं होगा, और इसी तरह के बहुत सारे काम सोच सकते हो। जो मेन है केवल वही याद रखो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो तुम। तो ये हमने आपको नेचुरल रबर बना दिया, आपको बता दिया सिंथेटिक रबर बता दिया। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एडिशन पॉलीमर्स पढ़ रहे थे। और कोई दिमाग में आ रहा हो तो बताओ। एडिशन पॉलीमर में हमने पीवीसी भी ले लिया, एडिशन पॉलीमर में ऑर्लॉन भी ले लिया, एडिशन पॉलीमर में हमने ब्यूनाइस रबर भी ले लिया, ब्यूनाइन रबर भी ले लिया, पॉलीस्टाइरीन भी ले लिया, लो डेंसिटी पॉलीथीन भी ले लिया, हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी ले लिया, और ये भी ले लिया। एनसीईआरटी में यही सब दिए, इसलिए इनके बारे में बात कर रहे थे हम। कोई बहुत एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता आपको है ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो। चैप्टर के लास्ट में हम 2-4 एक्स्ट्रा नाम बता देंगे, खाली ऐसे मानसिक सुकून के लिए, लेकिन कोई उनका खास इस्तेमाल होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने एडिशन पॉलीमर्स पढ़े। अब बेटा बारी आती है कंडेंसेशन पॉलीमर्स की। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स जब पढ़ेंगे हम लोग, और भी कोई मिलेगा याद आ जाएगा तो बीच में ले लेंगे, क्या दिक्कत है। एडिशन पॉलीमर्स के बाद हम बेटा कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आएंगे। उसमें मेनली तो नाइलॉन्स पढ़ने होते हैं, कुछ पॉलीएस्टर्स पढ़ने होते हैं, और कुछ जो है कंडेंसेशन पॉलीमर्स में पिकेलाइट और मिलेमिन फॉर्मेल्डिहाइड ये सब आते हैं। तो अगला लेक्चर हमारा जो होगा पूरा उसी का होगा। फिर हम कुछ और जानकारी दे देंगे, फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा देंगे, कुछ अपने मन से क्वेश्चन करा देंगे, तो बस चैप्टर पूरा हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में।